नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के पुनरुद्धार में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, काशी देश के बड़े निर्यात केंद्र के रूप में उभरकर आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रेरणा बन सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में 6 नए पुलों का उद्घाटन किया। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 बीमा कंपनियों में 12,450 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 62.08% हुई और कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में वांछित गैंगस्टर विकास दुबे मध्य प्रदेश से गिरफ्तार। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कार्य निष्पादन, सुधार और बदलाव कर रहा है और नए आर्थिक अवसर प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विकास के लिए मानव केंद्रित और समावेशी दृष्टिकोण अपना रहा है। Every penny has reached the beneficiaries directly. Relief includes providing free cooking gas, cash in the bank accounts, free food grains to millions of people and many other things. As soon as we unlock, we have launched one of the world's largest public works program to provide employment to millions of workers. प्रधानमंत्री ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 पर अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत वैश्विक पुनरुद्धार में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। In these times, it is natural to talk about revival. It is equally natural to link global revival and India. There is faith that the story of global revival will have India playing a leading role. उन्होंने कहा कि भारत प्रतिभा का शक्ति केंद्र और एक स्वाभाविक सुधारक है जो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सकता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत कोविड-19 महामारी से प्रभावी तरीके से निपट रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। The pandemic has once again shown that India's pharma industry is an asset not just for India but for the entire world. It has played a leading role in reducing the cost of medicines, especially for developing countries. 3 दिन के इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का विषय है पुनः प्रवर्तक बने भारत और बेहतर नया विश्व। इस आयोजन में 30 देशों से 5,000 ग्लोबल भागीदार शामिल हो रहे हैं। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के 75 सत्रों को 250 वैश्विक वक्ता संबोधित करेंगे। इनमें वैश्विक विचारक और उद्योग जगत के दिग्गज कोविड-19 के बाद भारत में अवसरों और वैश्विक आर्थिक पुनरुद्धार से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी को देश के निर्यात केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है और ये आत्मनिर्भर भारत बनाने में प्रेरक बन सकता है। वे आज कोविड-19 के दौरान किए जा रहे राहत उपायों के बारे में वाराणसी में विभिन्न सामाजिक संगठनों और संस्थानों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे थे। मैं हर किसी के काम को आज नमन करता हूं और जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तब सिर्फ जानकारी नहीं ले रहा हूं, मैं आपसे प्रेरणा ले रहा हूं। अधिक काम करने के लिए आप जैसे लोगों ने इस संकट में काम किए, इनके आशीर्वाद ले रहा हूं और मेरी प्रार्थना है कि बाबा और मां अन्नपूर्णा आपको और सामर्थ्य दे और शक्ति दे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी में इस समय 8,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के हाल के फैसलों के बाद वहां हस्तशिल्प, मधुमक्खी पालन, डेयरी, वस्त्र उद्योग और मछली पालन जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना संकट के दौरान जरूरतमंद लोगों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं से लगभग 80 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत गरीबों को न केवल मुफ्त राशन दिया जा रहा है बल्कि निःशुल्क गैस सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि बहुत से विशेषज्ञ कोरोना से निपटने में भारत की क्षमताओं पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन देश ने उन्हें गलत साबित किया।
उन्होंने विशेषकर उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में न केवल कोरोना के फैलने की गति पर रोक लगाई गई है, बल्कि वहां रोगियों के स्वस्थ होने की दर भी बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में स्वयंसेवी संगठनों के साथ भी बातचीत की। कितनी ही बड़ी आपदा क्यों न हो, किसी को काशी के लोगों की जीवटता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो शहर दुनिया को गति देता हो, उसको सामने कोरोना क्या चीज है, ये आपने दिखा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 6 नए पुलों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, थल सेना अध्यक्ष MM नरवणे, रक्षा सचिव अजय कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि पुलों के निर्माण से स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। इन पुलों के बनने से जहां स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी और समय पड़ने पर सेना के काफिले भी तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। 217 गांवों के लगभग 4 लाख लोगों को इस सड़क एवं पुल के निर्माण का सीधा लाभ पहुंचने वाला है। मुझे यह कहते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है, इन पुलों का निर्माण दुश्मनों द्वारा निरंतर सीमा पर गोलीबारी के बावजूद समय पर पूरा कर लिया गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सड़कें दूरदराज के क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। देश के सीमावर्ती इलाकों में सड़कों और पुलों का लगातार निर्माण आप लोगों की प्रतिबद्धता और सरकार के रिमोट एरियाज में पहुंचने के प्रयास को पूर्ण करता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें न केवल स्ट्रेटेजिक हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का भी एक महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। इस तरह शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या व्यापार हो या खाद्य आपूर्ति, सशस्त्र बलों की स्ट्रेटेजिक आवश्यकता हो या अन्य विकास के काम, ये सभी कनेक्टिविटी से ही संभव हो पाते हैं। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि इन पुलों के निर्माण पर लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत आई है। इनमें से 6 पुल अखनूर सेक्टर में और 2 जम्मू राजपुरा क्षेत्र में बनाए गए हैं। पिछले महीने केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में सीमा सड़क संगठन द्वारा राजमार्ग निर्माण के लिए और 1691 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी थी। आज जिन पुलों का उद्घाटन किया गया, उनमें एक तरनाह पुल है। कठुआ जिले के हीरानगर क्षेत्र में बनाए गए इस पुल के निर्माण पर 16 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये पुल सीमावर्ती 24 से अधिक गांवों को जोड़ेगा। ये जम्मू को पंजाब के गुरदासपुर से भी जोड़ेगा और एक वैकल्पिक राजमार्ग के रूप में काम करेगा। रक्षा मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के साथ प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उपराज्यपाल के सलाहकार, गृह तथा वित्त मंत्रालय और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं तथा प्रधानमंत्री के विकास पैकेज को लागू करने और इस वर्ष जनवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल के आउटरीच कार्यक्रम के दौरान उठाए गए मुद्दों की प्रगति और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की गई। बैठक में केंद्र प्रायोजित योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के केंद्र शासित प्रदेश के प्रयासों की सराहना की गई। जम्मू कश्मीर में इन योजनाओं पर 2019-2020 के दौरान 6,414 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उपराज्यपाल ने केंद्रीय मंत्रियों को आश्वासन दिया कि सभी आवश्यक मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाएगा। नीति आयोग द्वारा गठित निर्माण उद्योग विकास परिषद CIDC ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है। पोर्ट ब्लेयर की कंपनी NHIDCL ने CIDC की भागीदारी के साथ स्थानीय युवकों और 10वीं पास तथा स्कूल छोड़ने वाले छात्रों के लिए माया बंदर में 1 अगस्त 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक राजमिस्त्री के 3 महीने के पाठ्यक्रम की योजना बनाई है।
मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में पूंजी लगाने की भी मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इसके अंतर्गत ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 12,450 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। श्री जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार की जानकारी देते हुए कहा कि लाभार्थी इस साल सितंबर तक मुफ्त सिलेंडर का लाभ उठा सकते हैं। जो उज्ज्वला के गैस लेने वाली 7 करोड़ 40 लाख महिलाएं हैं, उन लोगों को 3 सिलेंडर फ्री देने का ऐलान किया था। लेकिन आपको पता है, हर महीने एक सिलेंडर सबको लगता ही है, ऐसा नहीं। इसलिए पहला सिलेंडर तुरंत लोगों ने लिया, अनेक लोगों ने दूसरा भी लिया, लेकिन तीसरा तुरंत 3 महीने का पीरियड में नहीं लगा है। तो अब सितंबर के अंत तक ये 3 सिलेंडर जो जून में खत्म होने वाले थे, उसके जगह वो सितंबर तक उसको अवधि बढ़ा दी गई है ताकि उनको मिले। इसके लिए 13,500 करोड़ रुपए खर्च आएगा। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में पूंजी लगाने की भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि के 24% योगदान को 24 जून से अगस्त तक 3 महीने बढ़ाने की भी मंजूरी दी। इस योजना पर 4,860 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे देश के 72 लाख से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के अंशदान के लिए योगदान देगी। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उप योजना के रूप में गरीबों और शहरी प्रवासियों के लिए किफायती किराए के आवास परिसरों के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 3,50,000 लोगों को 1,08,000 सिंगल बेडरूम फ्लैट दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई अखिल भारतीय केंद्रीय योजना कृषि अवसंरचना कोष को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत फसल के बाद प्रबंधन के लिए व्यावहारिक परियोजनाओं में निवेश के वास्ते मध्यम और दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण की सुविधा दी जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यह योजना क्रांतिकारी साबित होगी। इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 से 2029 तक 10 वर्ष के लिए होगी। इसके तहत चालू वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी के साथ अगले 4 वर्ष में ऋणों का भुगतान किया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेलवे के निजीकरण के दावों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे की सभी मौजूदा सेवाएं चालू रहेंगी और रेलवे का किसी भी तरह से निजीकरण नहीं किया जा रहा है। श्री गोयल ने बताया कि 151 अतिरिक्त आधुनिक रेलगाड़ियां निजी भागीदारी के साथ 109 मार्गों पर चलेंगी। उन्होंने कहा कि इन अतिरिक्त सेवाओं का अन्य ट्रेनों के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे देश में रोजगार के और अधिक अवसर पैदा होंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के पुनरुद्धार में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी देश के बड़े निर्यात केंद्र के रूप में उभरकर आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रेरणा बन सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में 6 नए पुलों का उद्घाटन किया। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 बीमा कंपनियों में 12,450 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 62.08% हुई और कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में वांछित गैंगस्टर विकास दुबे मध्य प्रदेश से गिरफ्तार। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर 62.08% हो गई है। अब तक 4,76,378 रोगी उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान इस वायरस से 19,547 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में देश में कोविड-19 के 24,879 नए मामले आने से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 7,67,296 हो गई है और एक दिन में 487 मौतें हुई हैं। मरने वालों की संख्या बढ़कर 21,129 हो गई है। 2,69,789 लोगों का इलाज चल रहा है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अधिकारी ने बताया
कि पिछले 24 घंटे में देश के विभिन्न प्रयोगशालाओं में 2,67,061 नमूनों की जांच की गई है, जो अब तक की सबसे अधिक है। अब तक कुल 1,40,40,832 नमूनों की जांच की जा चुकी है। आईसीएमआर लगातार जांच केंद्रों में वृद्धि कर रहा है। अब तक 1,132 प्रयोगशालाओं को कोविड-19 जांच की अनुमति दी गई है। इनमें 805 सरकारी और 327 निजी प्रयोगशालाएं हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव आरती आहूजा के नेतृत्व में केंद्रीय दल ने आज चेन्नई में तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सी विजयभास्कर और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। दल के सदस्यों ने राज्य में कोविड-19 के फैलाव को रोकने से संबंधित रणनीति पर विस्तार से विचार विमर्श किया। दल ने चेन्नई में राजीव गांधी जनरल अस्पताल का भी दौरा किया। इसी अस्पताल में कोविड-19 के इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। दल के सदस्यों द्वारा इस रोग के इलाज से संबंधित विभिन्न स्थानों और क्षेत्रों का भी दौरा किए जाने की संभावना है। दिल्ली में कोविड-19 के मामलों की संख्या 1,04,864 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में इस महामारी के 2,033 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली सरकार ने पुष्टि की है कि वायरस संक्रमित 78,199 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। पिछले एक दिन में 3,982 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोरोना से 48 और लोगों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 3,213 हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी में अब 23,452 सक्रिय मामले हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग में कोविड-19 के 3 और मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 57 हो गई है। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने ट्वीट में बताया कि 104 मामलों में से 57 संक्रमित हैं और 45 रोगी स्वस्थ हो गए हैं। 2 रोगियों की मौत हो गई है। इस बीच स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक डॉक्टर अमनवार ने कल बताया था कि 52 संक्रमित रोगियों में कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे हैं और फिलहाल इन्हें इलाज की जरूरत नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में कल कोविड-19 के 11 नए मामलों के सामने आने के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 287 हो गई है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन में कहा गया है कि सभी 11 लोगों में कोरोना के लक्षण स्पष्ट नहीं मिले हैं। राज्य में 176 मरीजों का इलाज चल रहा है। 109 रोगी ठीक हो चुके हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। कल से राजधानी के विभिन्न केंद्रों में सेरो सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया गया है। नागालैंड में आज कोविड-19 के 3 नए मामले मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 660 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एस पांग्युंग फोम ने एक ट्वीट में बताया कि राज्य में इस समय 356 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 304 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। मिजोरम में पिछले 24 घंटों के दौरान सीमा सुरक्षा बल के 4 जवान सहित 5 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इसी दौरान 4 रोगी ठीक भी हुए हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 203 है, जिनमें से 60 का इलाज चल रहा है। इस बीच राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन और राजधानी आइजोल के निकट लुंगबर्ग स्थित इंडिया रिजर्व बटालियन कैंप के आसपास कड़ाई से लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। गुजरात सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों से स्नातक और स्नातकोत्तर की फाइनल परीक्षाएं 30 सितंबर तक पूरी कराने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गृह मंत्रालय द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों के बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के अनुसार यह परीक्षाएं ऑफलाइन, ऑनलाइन या दोनों माध्यम के द्वारा आयोजित की जा सकती है। राज्य सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि प्रत्येक छात्र को 30 जुलाई तक ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थित होने का अवसर दिया जाए। जो छात्र ऑनलाइन परीक्षा में बैठने में असमर्थ है, उसे 30 सितंबर तक ऑफलाइन परीक्षा में उपस्थित होने का मौका दिया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प उन उम्मीदवारों के लिए सुझाया गया है जो राज्य से बाहर या विदेश में है। हॉल टिकट की ऑनलाइन उपलब्धता के साथ जिला स्तर पर परीक्षा केंद्रों का आयोजन करना भी जरूरी बनाया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि मीडिया में जिन पाठ्यक्रमों को हटाए जाने की खबरें आ रही हैं, उन्हें या तो संशोधित पाठ्यक्रम में अथवा एनसीईआरटी के वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर में शामिल किया जा रहा है। सीबीएसई ने एक बयान में बताया है कि एनसीईआरटी का वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों में पहले से ही लागू है।
बयान में कहा गया है कि लगभग 190 विषयों के 30% कटौती के संशोधित पाठ्यक्रम को लागू किया गया है। बोर्ड ने बताया है कि शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के पाठ्यक्रम में की गई कई कटौती केवल एक बार के लिए ही है। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को विभिन्न तरीके से मदद की गई। हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल सिंह ने कहा कि ट्रस्ट ने न केवल प्रवासी मजदूरों को 5 लाख भोजन का पैकेट उपलब्ध कराया, बल्कि तनावग्रस्त बच्चों की मदद की व्यवस्था भी की। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 14 राज्यों के लिए चौथी मासिक किस्त के तौर पर 6,195 करोड़ 8 लाख रुपए की राशि जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि इससे इन राज्यों के लिए कोरोना संकट के दौरान अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। कोरोना से दुनिया भर में अब तक 1 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 5,45,728 लोगों की मौत हुई है। इससे सबसे ज्यादा पीड़ित अमेरिका रहा है, जहां 30 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। ब्राजील में 16,68,589, भारत में 7,42,417 और रूस में 6,99,749 लोग कोरोना से बीमार हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपातकालीन विभाग के प्रमुख डॉक्टर माइकल रियान ने कहा कि संक्रमितों की संख्या जांच अधिक होने के कारण नहीं, बल्कि महामारी के फैलने के कारण बढ़ी है। कल अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 30,22,899 हो गई। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार अमेरिका में अब तक 1,31,857 लोग कोविड से मारे जा चुके हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार इस चर्चा में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800-115767 और 011-2331-4444। हैशटैग AskYayar का इस्तेमाल करके ट्विटर हैंडल @YayarNewsAlert से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को आज मध्य प्रदेश के उज्जैन से अपने 2 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में पुलिस को विकास दुबे की तलाश थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुलिस ने उसका सुराग देने वालों को 5 लाख रुपए की राशि इनाम के रूप में देने की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में संवाददाताओं से कहा कि विकास दुबे उज्जैन में पुलिस की हिरासत में है। उन्होंने कहा कि यह मध्य प्रदेश पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मध्य प्रदेश की हमारी जाबाज पुलिस है, इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। इस बीच सूत्रों ने बताया कि विकास दुबे सुबह मंदिर के गेट पर पहुंचा था और उसने पुलिस चौकी के पास एक काउंटर से 250 रुपए का टिकट भी खरीदा था। जब वह महाकाल के लिए प्रसाद खरीदने के लिए पास की एक दुकान पर गया तो दुकान के मालिक ने उसे पहचान लिया और पुलिस को सतर्क कर दिया। विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए उज्जैन पुलिस की सराहना करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। जम्मू कश्मीर में बांडीपोरा शहर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष वसीम बारी, उनके भाई और पिता की आतंकियों ने कल रात गोली मारकर हत्या कर दी।
पुलिस के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ आतंकियों ने तीनों को निशाना बनाकर उनकी दुकान पर हमला किया। इस बीच बांडीपोरा पुलिस वसीम बारी के 8 निजी सुरक्षा गार्डों सहित कम से कम 10 पुलिसकर्मियों को हिरासत में लेकर ये पूछताछ कर रही है कि वे घटना के वक्त मौजूद क्यों नहीं थे। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और हत्यारों की धर पकड़ के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसीम बारी की नृशंस हत्या पर शोक व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वसीम बारी और उनके परिवार के सदस्यों की मौत को पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति बताया है। उन्होंने कहा कि श्री बारी और उनके परिजनों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस हत्याकांड की निंदा की है। उपराज्यपाल ने अपने शोक संदेश में कहा कि निर्दोष लोगों की हत्या मानवता के खिलाफ है और ऐसा करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कामना की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शेख वसीम बारी और उनके परिवार के सदस्यों की निर्मम हत्या की निंदा करते हुए आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। मोर्चा प्रमुख अरुण देव सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ नारे लगाए और उनका पुतला जलाया। श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन ऑल आउट के अंतर्गत सेना और पुलिस की कार्रवाइयों में अधिकतर आतंकवादी मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इससे घबराया हुआ है और इसी कारण उसने ये जघन्य हत्याएं की हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के स्थापना दिवस पर सदस्यों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि एबीवीपी अपने राष्ट्रीय विचारधारा के साथ युवकों को राष्ट्र की सेवा के लिए पिछले 7 दशक से प्रेरित कर रही है। स्वामी विवेकानंद के विचारों और सिद्धांतों को अपनाते हुए इस युवा संगठन के सदस्य राष्ट्र निर्माण के पथ पर अग्रसर हैं। जाने माने हास्य अभिनेता जगदीप को आज सुबह मुंबई के मजगांव में सुपुर्द खाक किया गया। इस मौके पर उनके परिवार के सदस्य और करीबी मित्र उपस्थित थे। समाचार कक्ष की श्रद्धांजलि। प्रसिद्ध हास्य अभिनेता जगदीप का असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। कल उनके निवास स्थान पर उनका देहांत हो गया था। वो 81 वर्ष के थे। उनके 2 बेटे अभिनेता जावेद जाफरी और निर्माता नावेद जाफरी हैं। जगदीप ने 1951 में B.R. चोपड़ा की फिल्म अफसाना से अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्हें 1975 की ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले में निभाए गए सूरमा भोपाली के किरदार के लिए हमेशा याद किया जाएगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री रहेगा। चेन्नई में तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हल्की बारिश के साथ इसमें आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में हल्की बारिश होगी और बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री रहने का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास रहेगा। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री के आसपास रहेगा। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री के आसपास रहेगा। मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे और आंधी तूफान या वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री के आसपास रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के पुनरुद्धार में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, काशी देश के बड़े निर्यात केंद्र के रूप में उभरकर आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रेरणा बन सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में 6 नए पुलों का उद्घाटन किया। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 बीमा कंपनियों में 12,450 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 62.08% हुई और कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में वांछित गैंगस्टर विकास दुबे मध्य प्रदेश से गिरफ्तार।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।